हेलो डियर एस्पायरेंट्स, अगेन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बूस्टर नर्सिंग कैरियर पॉइंट। आज की क्लास शानदार, जानदार एंड जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास के अंदर जो रिमेनिंग पार्ट रिमेनिंग है इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न से, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो क्लास है आपकी, जो हमने कल डिस्कस किया था, उसी की दूसरा पार्ट है, जिसके अंदर जो रिमेनिंग केयर चलेंगी बच्चे की, वो सारी की सारी इसी के अंदर हम क्लियर करने वाले हैं। तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था एयरवे क्लियरेंस पढ़ा था, और हमने दूसरा अपगार स्कोरिंग पढ़ा था। आज की क्लास के बारे में अंदर हम पढ़ेंगे अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करना सीखेंगे और उसकी केयर करना सीखेंगे। दूसरा हम अ, बच्चे को रैप करेंगे और टॉवल के अंदर उसको कवर भी करते हैं, उसको हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट कराना होता है। थर्ड हम आज की क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं आइडेंटिफिकेशन बैंड अप्लाई किया जाता है जस्ट आफ्टर बर्थ। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि कुछ मेडिसिन होती हैं जो एट बर्थ पर ही एडमिनिस्टर की जाती हैं बच्चे के अंदर, उन सभी से रिलेटेड जो आज की क्लास है। तो आज की क्लास आपकी, जैसे कि प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं, उसी तरह से आज की क्लास में भी भरपूर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो कि आते रहते हैं, और मैं उनको वहां पर इंपॉर्टेंट करके बताऊंगा। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले डिस्कस करते हैं हम, एक कोट है आज की क्लास का आप सभी के लिए। यदि आपका किसी भूल के कारण आपका कल का दिन बहुत खराब गया है, तो आज का दिन उस कल के दिन को याद करके खराब मत होने दीजिए, व्यर्थ मत जाने दीजिए। आज आपको जो करना है, आज आपको वो टारगेट अचीव करना है जो आपका आगे आ रहा है। तो माइंड में आपको कॉन्सेप्ट बनाना है, अपना टारगेट बनाना है। अपने टारगेट को ध्यान में रखते हुए गोल को अचीव करने के लिए आपको फोकस रखना है एग्जाम के ऊपर। यदि आपका फोकस सीधा एग्जाम के ऊपर रहेगा तो आप उसको अचीव कर पाएंगे। और आपका फोकस और गोल आपका एग्जाम को लेके नहीं है, आपके गोल को लेके आप पूरे के पूरे अलग हो चुके हैं, तो फिर आप ऐसी कंडीशन में अपने गोल से बहुत दूर चले जाते हैं। तो दोस्तों, कोड को याद रखते हुए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आज की क्लास में डिस्कस करेंगे अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग के बारे में। तो अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग हमारी थर्ड केयर है। पहले हमने एयरवे क्लियरेंस पढ़ा था अच्छे से, उसके बाद हमने अपगार स्कोरिंग पढ़ी थी। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग। तो जस्ट अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग करने से पहले हम कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में। तो क्या क्या फैक्ट होते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में, जैसे कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। अदर नाम पूछा गया है, तो आप सभी जानते हैं अदर नाम इसके होते हैं, हम इसको बोलते हैं बर्थ कॉर्ड। किस नाम से जानते हैं? बर्थ कॉर्ड के नाम से जानते हैं। क्या सर इसके कोई और नाम भी हो सकते हैं? जी हाँ, इसको हम फ्यूनिस के नाम से भी जानते हैं। और कोई नाम, एक और नाम है इसका ओम्फेलॉन। क्या बोलते हैं? ओम्फेलॉन के नाम से जानते हैं। पीडियाट्रिक की क्लास सभी क्लास पर भारी रहेगी, तो आप इसमें जुड़ जाइएगा और पूरा भरपूर आनंद उठाइए इस क्लास का। मैंने आपको तीन अलग अलग नाम बताए हैं अम्बिलिकल कॉर्ड के। पहला बर्थ कॉर्ड बोला, दूसरा फ्यूनिस बोला, और तीसरा ओम्फेलॉन नाम दिया है किसको? अम्बिलिकल कॉर्ड को। नेक्स्ट इसके बारे में बात की जा रही है कि सर इसकी लंबाई कितनी होती है, लेंथ कितनी है अम्बिलिकल कॉर्ड की। तो लेंथ आपको पता है, रेंज कितनी होती है? जो नॉर्मल रेंज है अम्बिलिकल कॉर्ड की, वो 45 से लेके 55 सेंटीमीटर के समथिंग रहती है। 45 से लेके 55 सेंटीमीटर के समथिंग रहती है। सर एवरेज रेंज बता दो जो एग्जाम के अंदर आती है, और हम जिसको मान के चलते हैं वो समथिंग 50 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर होती है। तो कुछ इसी 45 सेंटीमीटर से रिलेटेड मैं आपको कुछ बताने वाला हूं, उसको ध्यान में रखना है। 45 सेंटीमीटर, पहला तो आपने देख लिया कि समथिंग समथिंग इसकी रेंज किसी हो गई, लेंथ हो गई अम्बिलिकल कॉर्ड की। लेंथ ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड कितनी होती है? 45 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 45 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ फोटोथेरेपी, हाइट ऑफ फोटोथेरेपी कहां से? फ्रॉम बच्ची से। जहां पर अपना बेबी होता है उसको फोटोथेरेपी के अंडर रखा जाता है, उसकी लेंथ कितनी रखते हैं सर? उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए जिसकी वजह से हमारे बच्चे को कोई हार्म ना हो, वो बर्न ना हो सके? आंसर करना है 45 सेंटीमीटर। कितना करना है? 45 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, हाइट, हाइट ऑफ एनिमा केन। एनिमा अपने केन जो होता है आपका, जो आई जो ऊपर से
उसको हैंग किया जाता है फ्लूइड की तरह और फिर हम उसको देते हैं। तो एनीमा केन की जो हाइट होती है वो भी कितनी होती है, समथिंग 45 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट आपको याद रखना है आईवी फ्लूइड की हाइट जो होती है कहां से, पेशेंट से। आईवी फ्लूइड हाइट फ्रॉम पेशेंट, जहां पर पेशेंट को दिया जाता है उसके हाथ में जो कैनुला लगी है और वहां से कितनी ऊंचाई पर लगभग होना चाहिए फ्लूइड, तो वो भी आपको आंसर करना है, समथिंग 45 सेंटीमीटर की हाइट होना चाहिए। नेक्स्ट आपको याद रखना है, नेक्स्ट याद रखना है लेंथ, लेंथ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड कितनी होती है, स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ कितनी होती है, आप आंसर कर देंगे सर समथिंग 45 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट एक और याद कर लो, लेंथ ऑफ फीमर बोन, हमारी जो फीमर बोन है, फीमर बोन है सर उसकी लंबाई कितनी होती है, वो भी आप आंसर कर दीजिए, समथिंग 45 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 45 सेंटीमीटर होती है। तो आप सब इस चीज को याद रखना है, लेंथ लंबाई कितनी होगी, लेंथ ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, हाइट ऑफ फोटोथेरेपी, हाइट ऑफ एनीमा केन, आईवी फ्लूइड हाइट, लेंथ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, लेंथ ऑफ फीमर बोन, या फिर हम एक चीज और भूल रहे हैं, लेंथ ऑफ फीटस, लेंथ ऑफ फीटस, ये भी एवरेज लेंथ जो होती है वो समथिंग 45 सेंटीमीटर होती है। हम 45 से 55 सेंटीमीटर लेके चलते हैं। तो गाइज इससे आपको बहुत सारी लेंथ याद हो जाएंगी। आपको फर्स्ट अम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथ, सेकंड फोटोथेरेपी की लेंथ, तीसरी एनीमा केन की लेंथ, फोर्थ आईवी फ्लूइड स्टेंट जो हम लगाते हैं, आईवी फ्लूइड स्टेंट जो होती है उसकी लेंथ, नेक्स्ट लेंथ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ, लेंथ ऑफ फीमर बोन, लेंथ ऑफ फीटस की लंबाई कितनी होती है, तो समथिंग ये 45 सेंटीमीटर होती है। होप सो गाइस कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट फैक्ट हम देख रहे हैं, अम्बिलिकल ब्लड वेसल्स कितनी होती हैं अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर। तो ब्लड वेसल्स की बात की जा रही है, अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर कितनी ब्लड वेसल्स होती हैं, आप आंसर करेंगे सर 3 ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। कहां पर, 3 ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर। कहां पर, अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर। तो अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर 3 ब्लड वेसल्स हैं जिसमें से होती हैं 2 अम्बिलिकल आर्टरी, 2 अम्बिलिकल आर्टरी और एक होती है अम्बिलिकल वेन। 2 अम्बिलिकल आर्टरी होती है और एक अम्बिलिकल वेन होती है। क्लियर गाइस, होप सो कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। अम्बिलिकल आर्टरी जो होती है वो कैरी करती है, कैरी करेगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है कौन सी वेन, ब्लड वेसल्स, आपको आंसर करना है अम्बिलिकल आर्टरी। किधर से किधर ले जाने का काम करती है, फ्रॉम फीटस टू प्लेसेंटा, प्लेसेंटा, फीटस से लेके प्लेसेंटा की तरफ जो ब्लड को लेके आएगी उसको बोलते हैं अम्बिलिकल आर्टरी। अम्बिलिकल वेन कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मिक्स ब्लड होता है इसके अंदर, कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी इसके अंदर थोड़ी सी ज्यादा होती है क्योंकि मिक्स ब्लड आता है इसके अंदर। लेकिन हम कंपैरिजन करें अम्बिलिकल आर्टरी से तो उससे ज्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसलिए हम बोल रहे हैं इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। किधर से किधर ले जाने का काम करेगी, तो आंसर करना है फ्रॉम प्लेसेंटा टू फीटस, प्लेसेंटा से लेके फीटस तक जो ले जाने का काम करेगी उसको अम्बिलिकल वेन बोलते हैं। तो 3 अम्बिलिकल वेन ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहती है। इसके बारे में हम और भी जान सकते हैं, जैसे कि मैंने ओबीजी की क्लास के अंदर आपको डिस्कस कर दिया है, वहां पर बिफोर 4 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी ब्लड वेसल्स आपको 4 देखने को मिलती हैं, जिसमें से 2 अम्बिलिकल आर्टरी होती हैं और 2 अम्बिलिकल वेन होती है। एक राइट साइड की अम्बिलिकल वेन डिसअपियर हो जाती है जिसका कॉज इडियोपैथिक है, एग्जैक्ट कॉज नहीं पता है, उसका कोई मेन कारण अभी तक डिस्कस नहीं हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है ब्लड वेसल्स के बारे में। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है जो अम्बिलिकल ब्लड वेसल्स होती है वो प्रोटेक्ट किसके द्वारा की जाती है, प्रोटेक्ट किसके द्वारा करते हैं अम्बिलिकल ब्लड वेसल्स को, तो प्रोटेक्ट करने के लिए एक जेलिटेनियस सब्सटेंस रहता है, जेलिटेनियस सब्सटेंस
जो कवर करता है किसको, कवर द अम्बलाइकल कॉर्ड। अम्बलाइकल कॉर्ड के ऊपर एक जेलिटेनियस सबस्टेंस होता है जो कवर करता है अम्बलाइकल कॉर्ड को। उसको किस नाम से जानते हैं, उसको जानते हैं कॉल्ड वार्टन्स जेली। वार्टन्स जेली के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखना है, अम्बलाइकल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए एक जेलिटेनियस जेली लाइक सबस्टेंस प्रेजेंट है। कहां पर, किसके ऊपर, अम्बलाइकल कॉर्ड के ऊपर, अम्बलाइकल कॉर्ड के ऊपर। तो ये जेलिटेनियस सबस्टेंस जो होता है वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है किसको, किसको प्रोटेक्ट करता है, अम्बलाइकल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ये जो वार्टन्स जेली होती है, वार्टन्स जेली होती है, ये जेलिटेनियस सबस्टेंस रहता है। इसके अंदर बहुत माइक्रोबियल, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी प्रेजेंट रहती है। फंक्शन क्या क्या है इनके, तो ध्यान रखना है, फंक्शन क्या क्या है। अम्बलाइकल कॉर्ड को इंसुलेट करने का काम करता है, टू इंसुलेट, इंसुलेट दी अम्बलाइकल कॉर्ड। इंसुलेट का मतलब है ये हीट प्रोवाइड कराता है। क्या प्रोवाइड कराता है, हीट प्रोवाइड कराता है। अब हीट मिलेगी अम्बलाइकल कॉर्ड को, तो जिसकी वजह से अम्बलाइकल ब्लड वेसल्स कैसी रहती हैं, डायलेट रहती है और सर्कुलेशन कंटिन्यू रहता है। तो हीट प्रोवाइड कराएगा अम्बलाइकल कॉर्ड को, और दूसरा प्रोटेक्ट भी करता है। प्रोटेक्ट द अम्बलाइकल कॉर्ड, प्रोटेक्ट द अम्बलाइकल कॉर्ड, अम्बलाइकल कॉर्ड बाई एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी, बाई एंटी माइक्रोबियल, माइक्रोबियल एक्टिविटी। तो ये देखो बहुत सारे काम करता है, मैंने आपको दो काम बताए उसमें से, एक तो इंसुलेट करने का काम करेगा, हीट प्रोवाइड कराएगा, और दूसरा ये एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी के द्वारा, प्रॉपर्टी के द्वारा उसको प्रोटेक्ट करने का भी काम करेगा। एक चीज और, वार्टन्स जेली जो आपका प्रेजेंट है, मैंने आपको बताया ये जो वार्टन्स जेली है ये आपके विट्रस ह्यूमर फ्लूइड में, विट्रस फ्लूइड में भी प्रेजेंट रहता है, आई के अंदर। आल्सो प्रेजेंट, आल्सो प्रेजेंट इन आई। आई के अंदर कौन सा फ्लूइड है, दो टाइप का फ्लूइड रहता है, एक एक्वस ह्यूमर, दूसरा विट्रस ह्यूमर। तो ये किसके अंदर रहता है, विट्रस ह्यूमर जो फ्लूइड है, विट्रस ह्यूमर फ्लूइड के अंदर भी प्रेजेंट रहता है। कौन, वार्टन्स जेली। तो क्लियर गाइज, क्लियर हुआ होगा वार्टन्स जेली के बारे में, बहुत सारे तथ्य हैं इसके बारे में, लेकिन आपको मेन तथ्य ही याद रखने हैं। ये वार्टन्स जेली होता है, जेलिटेनियस सबस्टेंस है, इंसुलेट करने का काम करता है और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी भी होती है। चलिए अब आप आते हैं मेन टॉपिक पर, जिसका नाम है अम्बलाइकल कॉर्ड कटिंग, अम्बलाइकल कॉर्ड कटिंग, अम्बलाइकल कॉर्ड कटिंग। तो गाइज अम्बलाइकल कॉर्ड कटिंग के बारे में आप दिख रहा होगा डायग्राम में, क्लियर हो रहा है, एक बेबी है जिसकी अम्बलाइकल कॉर्ड लगी हुई है, अम्बलाइकल कॉर्ड अटैच है उसके अम्बलाइकस रीजन से, और उसको कट किया जा रहा है। तो ध्यान रखना है अम्बलाइकल कॉर्ड कटिंग के बारे में। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि कहां से करेंगे, मैं सीधे सीधे बता दे रहा हूं। आपका जो पहला क्लैंप लगेगा वो लगेगा 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अम्बलाइकस। ये कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। फिर हम इसको क्लैंप कर देंगे, उसके बाद दूसरा क्लैंप जो लगता है यहां से लेके यहां तक का जो लेंथ रहती है उसको बोलते हैं 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर का, 2.5 सेंटीमीटर, हम 5 सेंटीमीटर के बाद में 2.5 सेंटीमीटर आगे जाके दूसरा क्लैंप लगा देते हैं। ये आपका फर्स्ट क्लैंप है, ये आपका सेकंड क्लैंप है। तो जो अम्बलाइकल कॉर्ड को कट किया जाएगा इन बिटवीन बोथ क्लैंप, ने जहां पर दोनों क्लैंप लगाई हैं वहीं से इसको कट कर दिया जाता है। समझ में आ गया होगा आपको, डायग्राम से बहुत इजीली आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है कि जो न्यूबॉर्न बेबी है, न्यूबॉर्न बेबी, न्यूबॉर्न बेबी है, इस न्यूबॉर्न बेबी, और दूसरी तरफ क्या होगा, प्लेसेंटा, दूसरी तरफ क्या होगा, प्लेसेंटा होगा, अनडिलीवर्ड प्लेसेंटा होगा, अभी डिलीवर्ड नहीं हुआ होगा, यानी कि यूट्रस के अंदर ही होगा। तो आपको क्या करना है, आपको पहले 5 सेंटीमीटर लेंथ आपको
मेजरमेंट करनी है जहां पर आपको फर्स्ट क्लैंप लगाना है। वहां के बाद में आप दूसरा क्लैंप लगाएंगे 2.5 सेंटीमीटर आगे की तरफ, दूसरा क्लैंप लगा देंगे। यहाँ पर ये 5 सेंटीमीटर, ये दूसरा क्लैंप लगाया 2.5 सेंटीमीटर। अब आपको इन दोनों के बीच में से क्या करना है, यहाँ से कट कर देना है, यहीं से आपको कट कर देना है। किसकी सहायता से? सीजर की सहायता से। किसकी सहायता से? कैंची की सहायता से। हाँ जी। तो अब यहाँ से हम इसको कट कर देते हैं, यही हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग कहलाता है। तो अब इसको हम लिख लेते हैं। आपको कैसे याद रखना है कि सर इसको हम क्या करेंगे, अप्लाई फर्स्ट क्लैंप, फर्स्ट क्लैंप ऊपर अप्लाई करेंगे फर्स्ट क्लैंप को 5 सेंटीमीटर दूर, अवे, अवे फ्रॉम अम्बिलिकस, अवे फ्रॉम अम्बिलिकस। तो अम्बिलिकस रीजन से 5 सेंटीमीटर दूर की तरफ पहला क्लैंप लगाएंगे। फिर अप्लाई सेकंड क्लैंप, सेकंड क्लैंप 2.5 सेंटीमीटर अवे, दूर की तरफ, कहां से? अवे फ्रॉम सेकंड क्लैंप। ध्यान रखना है जो सॉरी फर्स्ट क्लैंप, जहां पर फर्स्ट क्लैंप आपने लगाया है, जहां पर फर्स्ट क्लैंप जो लगाया है वहां से 2.5 सेंटीमीटर दूर की तरफ सेकंड क्लैंप लगाते हैं। 2.5 सेंटीमीटर दूर की तरफ सेकंड क्लैंप को लगा देते हैं और उसके बाद में कर देते हैं कट अम्बिलिकल कॉर्ड, कट अम्बिलिकल कॉर्ड इन बिटवीन बोथ क्लैंप, बोथ क्लैंप, दोनों क्लैंप के बीचों में से हम क्या कर देंगे, इसको कट कर देंगे। ये क्या हो गया हमारा? हमारा हो गया अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग। क्या हो गया? अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग। दूसरा, ड्यूरेशन, अम्बिलिकल कॉर्ड जो कट कर रहे हैं उसका नॉर्मल ड्यूरेशन कितना होता है? नॉर्मल ड्यूरेशन कितना होता है? तो आपको याद करना है समथिंग, इसका जो ड्यूरेशन होता है, एवरेज ड्यूरेशन हम लेके चल रहे हैं, एवरेज ड्यूरेशन जो लेके चल रहे हैं वो होता है आपका समथिंग 3 मिनट। एवरेज ड्यूरेशन कितना होता है? 3 मिनट। 3 मिनट पर जाके हम अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करते हैं। कैसे चेक करेंगे कि हाँ अब अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करना है? तो आपको ध्यान रखना है when umbilical cord, when umbilical blood vessels से umbilical cord, blood vessels do not feel pulsation, do not feel pulsation। अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर क्या नहीं फील हो रहा? पल्सेशन फील नहीं हो रहा। ध्यान रखना है ब्लड वेसल्स हैं तो पल्स फील होती है वहां पर। अब हम चेक कर रहे हैं 3 मिनट पे समथिंग अब पल्सेशन फील नहीं होगा, यानी कि इसका मतलब है कि उसके अंदर जो ब्लड होता है वो पूरा का पूरा नीचे आ गया है, फीटस के अंदर आ गया है। अब आपको अम्बिलिकल कॉर्ड कट कर देनी है। अगर आपने 3 मिनट से पहले अम्बिलिकल कॉर्ड को कट किया तो ऐसी कंडीशन में ब्लड का कुछ अमाउंट अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर रह जाएगा और बच्चे को देखने को मिल सकता है फिजियोलॉजिकल एनीमिया। क्या देखने को मिल सकता है? फिजियोलॉजिकल एनीमिया। तो ध्यान रखना है अम्बिलिकल कॉर्ड कट को हम कब कट करते हैं? स्टॉपेज जब हो जाए पल्सेशन, क्योंकि अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर समथिंग 80 से 100 ml ब्लड रहता है जो न्यूबॉर्न बेबी की ट्रांसफर होता है। अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेन, मैं अलग से लिख दे रहा हूं इसको, umbilical cord contain something 80 to 100 ml ब्लड। कितना ब्लड रहता है? कितना ब्लड रहता है? 80 से 100 ml ब्लड रहता है। अगर ऐसी कंडीशन में हमने पहले ही कट कर दिया तो ये ब्लड बच्चे के अंदर नहीं पहुंचेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसको फिजियोलॉजिकल एनीमिया हो सकता। ध्यान रखना है दोस्त इन सारी बातों का जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं इसी के अंदर अर्ली कॉर्ड कटिंग। हम ऐसी कौन सी कंडीशन होती हैं जिसके अंदर अर्ली कट कॉर्ड कर देते हैं? कौन सी कंडीशन में हमको जल्दी से कट करनी पड़ती है? पहली कंडीशन प्री टर्म बेबी, प्री टर्म बेबी, ऐसा बेबी जो अपना प्री टर्म है, प्री टर्म है तो ऐसे बेबी का हाइट और लेंथ और वेट कैसा होगा? कम होगा।
ऐसी कंडीशन में प्रीटर्म बेबी में आपको अर्ली कट कॉर्ड करनी है। अगर आपने लेट कट कॉर्ड की तो 80 से 100 ml ब्लड आ जाएगा और ये बेबी को हाइपरबोलिमिया देखने को मिल सकता है। तो इसको क्यों किया जा रहा है अर्ली कट? टू प्रिवेंट हाइपरबोलिमिया। हाइपरबोलिमिया, इस बच्चे को हाइपरबोलिमिया ना हो जाए इसलिए हम इसको जल्दी से अम्बिलिकल कॉर्ड कॉर्ड कर देते हैं। दूसरा क्या रीजन है? मल्टीपल प्रेगनेंसी। मल्टीपल प्रेगनेंसी। आप पूछोगे सर मल्टीपल प्रेगनेंसी में क्यों कट करते हैं जल्दी से? तो उसमें आपको याद रखना है कि जो दूसरा बेबी डिलीवर होगा, अगर आपने लेट आपने अम्बिलिकल कॉर्ड कट की तो ऐसी कंडीशन में सारा का सारा ब्लड पहले बेबी में आ जाएगा और अम्बिलिकल कॉर्ड से दूसरा बेबी जो आ रहा है उसके अंदर अम्बिलिकल कॉर्ड में ब्लड नहीं होगा उसके पास जाने के लिए, तो दूसरा बेबी को फिजियोलॉजिकल एनीमिया देखने को मिल सकता है। टू प्रिवेंट फिजियोलॉजिकल एनीमिया, फिजियोलॉजिकल एनीमिया ऑफ सेकंड बेबी, ऑफ सेकंड बेबी, जो दूसरा बेबी डिलीवर हो रहा है उसके अंदर फिजियोलॉजिकल एनीमिया ना हो जाए इसलिए हम जल्दी से कट कॉर्ड कर देते। क्लियर? तीसरा कौन सी कंडीशन होती है जिसमें हमको जल्दी कट करनी पड़ती है? तो आपको आंसर करना है HIV इन्फेक्टेड मदर। HIV इन्फेक्टेड मदर, तो HIV इन्फेक्टेड मदर है, ऐसी कंडीशन में ब्लड जब आएगा तो हो सकता है चांसेस बढ़ जाते हैं बच्चे के कंटामिनेशन होने के। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर जल्दी से कट कॉर्ड कर रहे हैं। क्यों? टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन, टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन। कौन सा ट्रांसमिशन होता है यहाँ पर? वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है। जो अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू इन्फेक्शन जाते हैं बच्चे के अंदर उसको बोलते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन। तो अब ट्रांसमिशन नहीं हो जाए इन्फेक्शन का, मदर से बच्चे में नहीं पहुंच जाए, इसलिए हम इसको क्या करेंगे जल्दी से कट कॉर्ड कर देते हैं। तो दीज ऑल आर द फैक्ट्स रिगार्डिंग द अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग, जो कि आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट देख रहे हैं हम अम्बिलिकल कॉर्ड स्टंप के होते हैं। तो गाइस सबसे पहले याद रखना है अम्बिलिकल कॉर्ड स्टंप किसको बोलते हैं? अम्बिलिकल कॉर्ड स्टंप उसको बोला जाता है जो रिमेनिंग पार्ट रह जाता है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड आफ्टर आफ्टर कटिंग। आपने अम्बिलिकल कॉर्ड कट कर दी उसके बाद में जो रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है, जैसे कि डायग्राम में भी आपको दिख रहा होगा, ये जो रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है इसी को हम क्या बोल रहे हैं? अम्बिलिकल स्टंप के नाम से जानते हैं या कॉर्ड स्टंप के नाम से जानते हैं। हमको ध्यान रखना है इसी के बारे में केयर करते हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड की केयर याद रखनी है हमेशा। नॉर्मली इट केप्ट ऑलवेज ड्राई, हमेशा ध्यान रखना है इसको गीला करके नहीं छोड़ना है, हमेशा इसको सूखा रखना है, ड्राई करना है, रखना है इसको ड्राई रखना है। अगर आप इसको अब आप इसकी केयर कर रहे हैं, अगर आप इसको इन्फेक्शन से बचाने का काम कर रहे हैं तो दूसरी चीज ध्यान रखनी है हमेशा, जो क्लीन करना है आपको, क्लीन करना है, क्लीन बाई एनएस, एनएस से कर सकते हैं या फिर हम स्प्रिट से कर सकते हैं। ध्यान रखना है फर्स्ट प्रायोरिटी आप एनएस को देना, सेकंड प्रायोरिटी आप स्प्रिट को देना। फर्स्ट प्रायोरिटी एनएस को, दूसरी प्रायोरिटी स्प्रिट को। तो एनएस से हम इसको ड्राई करेंगे, स्प्रिट से भी कर सकते हैं। इसके अंदर एल्कोहल होता है, एल्कोहल होता है 70%, इससे हम ड्राई कर सकते हैं, जल्दी से ड्राई करने का काम करती है। तो जब आप इसको क्लीन करेंगे तो एनएस से क्लीन कर रहे हैं उसके बाद में तुरंत ही इसको ड्राई भी कर देना है। ऐसा करेंगे तो इससे क्या होगा? इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। टू मिनिमाइज, टू रिस्क डिक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, टू डिक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन जो रिस्क है उसको कम करते हैं इसलिए हम इसको क्लीन करते हैं। उसके बाद में ध्यान रखना है शेडिंग कब तक हो जाती है इसकी, शेडिंग कब तक हो जाती है, कब तक झड़ जाती है? नॉर्मली विद इन
विद इन 1 वीक, 1 वीक का टाइम लगता है, उसके बाद में इसकी शेडिंग हो जाती है अपने आप, ये झड़ जाती है नॉर्मली, ये झड़ जाएगी, सारी ओपनिंग इसकी क्लोज हो जाती है। क्लियर? केयर आपको ध्यान रखना है, 2-3 पॉइंट आपसे पूछ सकता है कि हमेशा इसको कैसा रखना है, तो याद रखना है इसको ड्राई रखना है। अगर क्लीन कर रहे हैं तो किससे करेंगे, एनएस से कर सकते हैं या फिर स्पीड से कर सकते हैं। इसकी शेडिंग कब तक हो जाती है सर, तो आंसर करना है विद इन 1 वीक इसकी शेडिंग हो जाती है। 1 वीक के अंदर इसकी शेडिंग मतलब बोले तो ये झड़ जाती है, फिर इसके हाइट कोई भी बचता नहीं है, फिर ये अंदर ही अंदर होती है, बाहर कुछ भी दिखाई नहीं देता है। दूसरी चीज इन्फ्लामेशन ऑफ कॉर्ड, अगर अम्लाइकल कॉर्ड के अंदर इन्फ्लामेशन हो रहा है तो हम उसको किस नाम से जानते हैं। पहला, अम्लाइकल कॉर्ड के अंदर इन्फ्लामेशन, तो ध्यान रखना है इन्फ्लामेशन 2 टाइप का हो सकता है। इन्फ्लामेशन ऑफ अम्लाइकल कॉर्ड स्टंप, स्टंप अम्लाइकल कॉर्ड का जो स्टंप बचा हुआ है इसका इन्फ्लामेशन हो सकता है। दूसरा इन्फ्लामेशन हो सकता है इन्फ्लामेशन ऑफ अम्लाइकल कॉर्ड ड्यूरिंग इंट्रायूट्राइन लाइफ, ड्यूरिंग इंट्रा यूटेराइन लाइफ, इंट्रा यूटेराइन लाइफ के अंदर इन्फ्लामेशन हो सकता है, अम्लाइकल कॉर्ड के अंदर कनेक्टिव टिश्यू हो सकते हैं, उन कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं उनका इन्फ्लामेशन होता है, उसको किस नाम से जानते हैं। तो दोनों ही याद करने हैं आपको। अगर कॉर्ड का जो स्टंप बचा हुआ उसका इन्फ्लामेशन हुआ है तो हम उसको बोलते हैं ओम्फेलाइटिस, किस नाम से जानेंगे इसको, ओम्फेलाइटिस, ओम्फेलाइटिस के नाम से जानते हैं। अगर अम्बिलिकल कॉर्ड का इन्फ्लेमेशन इंट्रायूटेराइन लाइफ में हुआ है, कनेक्टिव टिश्यू का हुआ है, तो हम उसको फ्यूनेसाइटिस के नाम से जानते हैं। तो दोनों टर्म याद कर लीजिए, एक ओम्फेलाइटिस, दूसरा फ्यूनेसाइटिस, दोनों ही इन्फ्लामेशन है किसके, अम्बिलिकल के। किसके इन्फ्लामेशन है, अम्बिलिकल कॉर्ड के इन्फ्लामेशन है। एक तो है अम्बिलिकल कॉर्ड के स्टंप का, यानी कि डिलीवरी के बाद में जो स्टंप बचा हुआ था उसका इन्फ्लामेशन, दूसरा है डिलीवरी से पहले, यानी कि पूरा का पूरा इंट्रायूटेराइन लाइफ के अंदर अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, उसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, उन कनेक्टिव टिश्यू का इन्फ्लामेशन हो गया, उसको हम जानते हैं फ्यूनिसाइटिस के से। नेक्स्ट आपके लिए हम लेके आए हैं क्लीन एंड रैप द बेबी, क्लीन एंड रैप द बेबी। तो ध्यान रखना है, नेक्स्ट आपका जो स्टेप होगा वो होगा बच्चे को क्लीन करना और टॉवल के अंदर रैप करना, जिसकी वजह से बच्चे को बचाया जा सके हाइपोथर्मिया से। किससे, हाइपोथर्मिया से। तो सबसे पहले इसके अंदर है थर्मोजेनेसिस। क्या है, थर्मोजेनेसिस। थर्मोजेनेसिस का मतलब होता है हीट प्रोडक्शन, हीट प्रोडक्शन। तो बच्चे के अंदर हीट का प्रोडक्शन होता है, थर्मोजेनेसिस होता है, कुछ चीज रेस्पॉन्सिबल होती हैं, उसी को हम बोलते हैं थर्मोजेनेसिस। कैसा हीट प्रोडक्शन होता है बच्चे के अंदर, तो याद रखना है बच्चे के अंदर जो हीट प्रोडक्शन होता है वो नॉन सिबरिंग, नॉन सिबरिंग, नॉन सिबरिंग हीट प्रोडक्शन होता है। हीट प्रोडक्शन कैसा होगा, नॉन सिबरिंग होगा, बच्चे को कपकपी नहीं आती है, उसको हम बोलते हैं नॉन सिबरिंग हीट प्रोडक्शन। कौन रेस्पॉन्सिबल है इस हीट प्रोडक्शन के लिए, इसके लिए लिख लेना ब्राउन एडिपोज टिश्यू, ब्राउन एडिपोज टिश्यू, ब्राउन एडिपोज टिश्यू। या फिर हम बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं ब्राउन एडिपोज टिश्यू बोल सकते हैं इसको, या ब्राउन फैट के नाम से इसको हम जानते हैं, ब्राउन फैट के नाम से इसको हम जानते हैं। ये टोटल बॉडी एरिया पर 4% रहता है, 4% ऑफ टोटल बॉडी वेट, टोटल बॉडी वेट, हमारी बॉडी का, बच्चे की बॉडी का जितना वेट है उसके 4% प्रेजेंट रहता है। क्या, ब्राउन एडिपोज टिश्यू और ब्राउन फैट, ये रेस्पॉन्सिबल है थर्मोजेनेसिस के लिए या फिर हीट प्रोडक्शन के लिए। ध्यान रखना है आपको, कहां कहां प्रेजेंट रहता है ये, तो वो भी लिख लीजिए, नेप ऑफ द नेक, नेप ऑफ द नेक, बच्चे की नेक की नेप पर रहता है ये, यानी सी के नेक। दूसरा कहां प्रेजेंट रहेगा, शोल्डर पर देखने को मिलता है। तीसरा एक्सिला के अंदर देखने को मिल सकता है। चौथा ग्रोइंग एरिया में। 4 जगह पर ये ब्राउन एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट रहेगा।
और चारों एरिया से ये क्या होता है, जब बच्चे के अंदर थर्मोजेनेसिस होता है तो इस ब्राउन एडिपोज टिश्यू का क्या होगा, मतलब इसके अंदर ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगा इसका, और ब्रेकडाउन होगा तो बच्चे को हीट मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो क्लियर गाइस, ब्राउन एडिपोज टिश्यू या हम इसको बोल सकते हैं ब्राउन फैट के नाम से, दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर थर्मोजेनेसिस, दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर थर्मोजेनेसिस। आपको क्लियर हुआ होगा अच्छे से थर्मोजेनेसिस के लिए कौन कौन रेस्पॉन्सिबल होता है। देखते हैं किस तरह से थर्मोजेनेसिस होता है। तो थर्मोजेनेसिस का मैकेनिज्म क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ थर्मोजेनेसिस, मैकेनिज्म ऑफ थर्मोजेनेसिस। तो मैकेनिज्म के लिए सबसे पहले आपको याद रखना है मैकेनिज्म कब स्टार्ट होता है, जब बच्चा जाता है किसके अंदर, हाइपोथर्मिया में। किसमें, बच्चे को हाइपोथर्मिया हो गया। हाइपोथर्मिया बोले तो कितने से टेम्परेचर बिलो हो गया, टेम्परेचर बिलो हो गया लेस देन 36.5 डिग्री सेल्सियस। कितने से, 36.5 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर जैसे ही डाउन जाएगा वैसे ही ये मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है हाइपोथर्मिया वाला। तो हाइपोथर्मिया जैसे ही कंडीशन जाएगी तो बच्चे के अंदर स्टिमुलेट हो जाएंगे थर्मोरिसेप्टर या थर्मोरिसेप्टर। तो बच्चे के अंदर थर्मोरिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाते हैं। ये जो थर्मोरिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इसको भी लिख लीजिएगा, प्रेजेंट कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे, ये सबकुटेनियस टिश्यू पर प्रेजेंट रहते हैं, सबकुटेनियस टिश्यू पर प्रेजेंट रहेंगे। दूसरा, ये आपको स्पाइनल कॉर्ड के अंदर देखने को मिलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर देखने को मिलते हैं। तीसरा, ये हाइपोथैलेमस में भी होते हैं, हाइपोथैलेमस में होते हैं। तो ये थर्मोरिसेप्टर हैं जो स्टिमुलेट हो जाते हैं। स्टिमुलेट होने के बाद में ये क्या करेंगे, ये एक्टिव कर देंगे हाइपोथैलेमस को। ये क्या कर देंगे, एक्टिवेट द एक्टिवेट द हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस आपका एक्टिवेट हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, अगर एडल्ट पर्सन है तो यहीं पर थर्मोजेनेसिस हो जाता है, यानी कि हाइपोथैलेमस क्या करेगा, स्टिमुलेट कर देगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। क्या करेगा, स्टिमुलेट स्टिमुलेट CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी कि अगर एडल्ट पर्सन है, एडल्ट पर्सन के अंदर तो थर्मोजेनेसिस जो है वो यहीं पर देखने को मिल जाता है। लेकिन अभी तो हमारा बच्चा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होगा, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट करेगा बच्चे के किसके, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेट करेगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। कौन स्टिमुलेट हो जाएगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो जाएगा, जिसकी वजह से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हुआ है तो उसकी वजह से स्टिमुलेट होगा फिर आगे जाके क्या, एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल मेडुला। और एड्रिनल मेडुला से आपको पता है कुछ हार्मोन्स निकलते हैं। दो पार्ट होते हैं इसके, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेडुला। कॉर्टेक्स से कॉर्टिकोस्टेरॉइड, आपके मिनरलोकॉर्टिकॉइड और आपका एक हार्मोन सेक्स हार्मोन, ये तीन निकलते हैं। लेकिन एड्रिनल मेडुला से कौन निकलेगा, अब प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा कैटाकोलामाइन का। किसका, कैटाकोलामाइन। कौन से होते हैं कैटाकोलामाइन, कैटाकोलामाइन जो होते हैं उनको हम बोलते हैं एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन कैटाकोलामाइन है, ये निकल के आ जाएंगे और यही कैटाकोलामाइन क्या कराएंगे, ब्रेक डाउन कराएंगे। किसका ब्रेक डाउन कराएंगे, ब्रेक डाउन ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ब्राउन एडिपोज टिश्यू, ब्राउन एडिपोज टिश्यू। तो ब्राउन एडिपोज टिश्यू का ब्रेक डाउन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, थर्मो थर्मोजेनेसिस, मतलब हीट का प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो गया, हीट प्रोडक्शन। तो गाइस समझ में आया होगा ये।
सबसे पहले मैकेनिज्म में देखा था बच्चे का हाइपोथर्मिया में जाएगा, उसकी वजह से थर्मो रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाएंगे जो सबक्यूटेनियस टिश्यू पे, स्पाइनल कॉर्ड पे और हाइपोथैलेमस पे प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हो जाएगा, हाइपोथैलेमस सीएनएस को एक्टिवेट कर देगा। अगर एडल्ट पर्सन है तो यहीं पर सिवरिंग हो जाएगी, उसके अंदर थर्मोजेनेसिस होने लगता है। दूसरा, अगर बच्चा है तो उसके अंदर ये मैकेनिज्म आगे तक जाएगी, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो स्टिमुलेट होगा, जिसकी वजह से एड्रिनल मेडुला एक्टिव हो जाएगा, एड्रिनल मेडुला से कैटाकोलामाइन का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। जैसे ही ये आएंगे वैसे ही वो क्या करा देंगे, ब्रेक डाउन करा देंगे ब्राउन एडिपोज टिश्यू का, जिसकी वजह से हीट का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। गाइस, क्लियर हुआ होगा हीट प्रोडक्शन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा हम अलग से पढ़ लेते हैं, इसको नोट करके इसको डाल लीजिए हेडिंग थर्मोलाइसिस, वे ऑफ हीट लॉस। तो बहुत सारे वे होते हैं हीट लॉस के, जैसे कि आपने पढ़ा होगा स्किन हो गया आपका, लंग्स हो गए, किडनी हो गई, किडनी हो गई और आपका जीआईटी हो गया, जीआईटी, ये सारे के सारे हीट लॉस के वे हैं, जिसके अंदर सबसे पहला है रेडिएशन। सबसे पहला कौन सा है, रेडिएशन। तो रेडिएशन ऐसा मैकेनिज्म जिसके अंदर हीट लॉस होता है, ये सारे के सारे स्किन के अंदर आते हैं। हीट से, रेडिएशन से हीट का लॉस होगा, हीट लॉस बाय इनडायरेक्ट मेथड, बाय इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड से हीट का लॉस होता है। कितना परसेंट हीट का लॉस होता है, सबसे ज्यादा हीट का लॉस होता है इस वाले वे से, 60% हीट लॉस हो जाता है। कितना परसेंट, 60% हीट लॉस हो जाती है। कैसे प्रिवेंट करेंगे आप, प्रिवेंट कैसे करेंगे, हीट लॉस हो रही है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है बेबी, रेडिएशन के इनडायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है, तो जिसकी वजह से हीट लॉस होगी। तो आपको बचाना कैसे है, बच्चे को बचाना कैसे है, तो आपको ध्यान रखना है जो बेबी है अपना, उस बेबी को आउटसाइड रखना है कूल ऑब्जेक्ट से। बेबी को क्या करना है, कीप द न्यूबॉर्न अवे फ्रॉम, अवे फ्रॉम वॉल, यानी कि कोई दीवार है वहां से, वॉल और कूल ऑब्जेक्ट, कूल ऑब्जेक्ट, कूल ऑब्जेक्ट से आपको दूर रखना है, आप बच्चे को रेडिएशन से बचा सकते हैं। दूसरा, इंडक्शन मेथड। क्वेश्चन ये है कि सर इससे कितना परसेंट हीट का लॉस होता है, तो आंसर करना है 3% हीट लॉस होती है। सबसे ज्यादा किसमें होता है, रेडिएशन, सबसे कम होता है कंडक्शन मेथड से। कंडक्शन मेथड में क्या होता है, हीट लॉस जो होती है बाई डायरेक्ट कांटेक्ट, हीट लॉस बाई, हीट लॉस बाई डायरेक्ट कांटेक्ट, डायरेक्ट कांटेक्ट। बेबी जो है डायरेक्ट कूल ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आ गया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हीट लॉस हो रहा है। तो अब इसको प्रिवेंट कैसे करना है आपको, जैसे कि बच्चे को हम ट्रे में ले रहे हैं तो सबसे पहले नीचे टॉवल लगा दो, टॉवल लगा देंगे नीचे, तो जिसकी वजह से जो कूल ऑब्जेक्ट ट्रे थी बच्चे का हीट लॉस करा सकती थी, वो क्या करा देगी, अब वो अब क्या कराएगी, हीट लॉस नहीं होगा, बच जाएगा। तो इसके अंदर लिख दो, डायरेक्ट मेथड से हीट का लॉस हो रहा है तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, ऑलवेज प्लेस द बेबी ऑन वार्म पैडेड, ऑलवेज, ऑलवेज प्लेस द बेबी, प्लेस द बेबी, ऑलवेज प्लेस द बेबी ऑन वार्म, वार्म पैडेड, वार्म पैडेड लगा देंगे और टॉवल लगा देंगे। तो हमेशा बेबी को गर्म टॉवल या फिर पैड में यूज करना है, लेना है बच्चे को, जिसकी वजह से कंडक्शन मेथड से जो हीट का लॉस हो रहा था 3%, वो मिनिमाइज किया जा सके। क्लियर। नेक्स्ट मेथड है कन्वेक्शन मेथड। कन्वेक्शन मेथड से कितना परसेंट हीट का लॉस होता है, तो ध्यान रखना है इस मेथड से 15% हीट का लॉस होता है। कैसे हो सकता है, हीट लॉस बाई एयर मूवमेंट, हीट लॉस बाई एयर मूवमेंट, एयर मूवमेंट, एयर मूवमेंट बोले तो अगर एयर आ रही है अंदर, जैसे कि फैन की एयर है या फिर विंडो है
या फिर गेट है ओपन है जिससे डायरेक्ट एयर एंटर हो रही है और वो बच्चे के कांटेक्ट में आ रही है, तो इसके वजह से क्या होगा, बच्चा क्या हो जाएगा, हाइपोथर्मिया में जा सकती है। कैसे प्रिवेंट करना है इसको भी, तो आंसर करना है कीप द डोर्स एंड विंडो क्लोज, कीप द डोर्स एंड विंडो क्लोज, इनको हमेशा बंद रखना है, इनको हमेशा बंद रखना। और लास्ट है एवेपोरेशन, एवेपोरेशन से कितना परसेंट हीट का लॉस होता है, आंसर करना है 22% हीट लॉस हो जाती है एवेपोरेशन से। हीट लॉस बाई हीट लॉस हीट लॉस बाई वेपर, वेपर किसको बोलते हैं, जैसे कि पसीना है उसके ऊपर या फिर गीली, उसकी जो बॉडी है वो कैसी है, वेट है, गीली है, तो अब जो उसके अंदर वेटपन है, थोड़ा थोड़ा पानी लगा हुआ है या फिर स्वेटिंग है उसके ऊपर, वो भी क्या कराएगी, हीट का लॉस कराती है। कितना परसेंट कराती है, 22% हीट का लॉस कराती है। अब इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है, कैसे बच्चे को बचाया जा सकता है इस हीट लॉस से, तो आंसर करना है जो क्लीन है, वो बेबी जो है उसको क्लीन रखना है ड्राइड कॉटन से, क्लीन द बेबी, क्लीन द बेबी, क्लीन द बेबी बाई ड्राई कॉटन, ड्राई कॉटन, ड्राई कॉटन लेनी है और बच्चे को आपको क्या करना है, क्लीन रखना है। एंड रैप इन वार्म ब्लैंकेट, एंड रैप इन वार्म वार्म ब्लैंकेट, गरम टॉवल में उसको क्या करना है, उसको रैप करना है बच्चे को। इसकी वजह से एवेपोरेशन भी प्रिवेंट हो जाएगा, यानी वेपर से जो हीट का लॉस हो रहा था वो प्रिवेंट हो जाएगा। दीज ऑल द मेथड ऑफ थर्मोलाइसिस। थर्मोलाइसिस क्या होता है गाइस, ये मैं बताना भूल गया था, आप सब जानते हैं, थर्मो मीन्स हीट, हीट और लाइसिस मतलब लॉस, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, हीट का लॉस, LOSS, तो इसको हम बोलते हैं वे ऑफ हीट लॉस, वे ऑफ हीट लॉस। तो वे ऑफ हीट लॉस हमने देख लिया है, वे ऑफ हीट लॉस, रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड एवेपोरेशन, दीज ऑल आर द स्किन के थ्रू जो हीट लॉस होती है उसके टाइप्स के अंदर देखने को मिलती है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आइडेंटिफिकेशन बैंड को। तो गाइज हम देख रहे हैं आइडेंटिफिकेशन बैंड, उससे पहले हम रिवाइज कर चुके हैं सारी चीजें, आप एक बार माइंड के अंदर इन सभी को याद रखिएगा, जितनी भी चीज बताई गई है यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही मिलता है। अपना नेक्स्ट टॉपिक है, इसी के अंदर नेक्स्ट है केयर के अंदर आइडेंटिफिकेशन बैंड को अप्लाई करते हैं। पर्पज क्या है इनका, टू मिक्सिंग द बेबी, टू प्रिवेंट मिक्सिंग मिक्सिंग ऑफ बेबी। कोई एक बड़ा हॉस्पिटल, उसके अंदर बहुत सारी डिलीवरी होती है, ऐसी कंडीशन में डिलीवरी के जस्ट आफ्टर बाद हम क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन बैंड अप्लाई कर देते, हाथ उसके हाथ पे या पैर पे बांध देंगे, जिसकी वजह से हम बच्चे को आइडेंटिफाई कर सकें कि ये किसका बेबी है, और उसकी मिक्सिंग ना हो सके, एक दूसरे बेबी से अदला बदली ना हो, चेंज ना हो सके, इसको प्रिवेंट करने के लिए यूज करते हैं आइडेंटिफिकेशन बैंड। कलर कैसा होता है इस आइडेंटिफिकेशन बैंड का, याद रखना है आपको, कलर जो होता है, अगर बेबी अपना कैसा है, बॉय, बेबी कैसा है, बेबी कैसा है, बेबी बॉय है, तो हम इसको लगाएंगे ब्लू कलर की, ब्लू कलर, जैसे कि दोनों कलर हैं आइडेंटिफिकेशन बैंड में, देख लेना, ये ब्लू वाला है और ये रेड वाला है। अगर अपना बेबी जो है वो गर्ल है, बेबी कैसी है, गर्ल, तो गर्ल के तो आपको पता है पिंकी नाम रखते हैं, तो पिंक वाला आइडेंटिफिकेशन दीजिए। क्लियर, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा किस कलर का आइडेंटिफिकेशन बैंड बच्चों की अप्लाई किया जाता है। मेल बेबी डिलीवर हुआ है तो ब्लू कलर का, और फीमेल बेबी डिलीवर हुई है तो पिंक कलर की आइडेंटिफिकेशन बैंड को अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट याद रखना है इसी के अंदर, टू प्रिवेंट लीगल इश्यू, लीगल इश्यू को प्रिवेंट करने के लिए हमेशा मदर के थंब प्रिंट ले लिए जाते हैं और बेबी के फुटप्रिंट लिए जाते हैं, एक पेज पर। इससे क्या होगा कि अगर कोई ऐसा लीगल इश्यू बनता है, जैसे मदर बोले कि हमारा बेबी चेंज हो गया है, ये हमारा बेबी नहीं है, आपने किसी से चेंज कर दिया, तो तुरंत ही उस बेबी के जो आपने फुटप्रिंट ले रखे हैं उससे आप मैच करा के
उसको क्लियर करा सकते हैं कि नहीं ये आपका ही बेबी है, चेंज नहीं। इसलिए हम इनको एक प्रिंट पर हम इनको भी ले लेते हैं। क्लियर। तो ये अपना था अप्लाई आइडेंटिफिकेशन बैंड, जो कि एक छोटा सा पार्ट है, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, केवल कलर पूछा जाता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन। आपको ध्यान रखना है, मेडिकेशन आप प्रोवाइड करते हैं, एक विटामिन के दी जाती है जस्ट आफ्टर बर्थ, और दूसरी आई मेड। मैं वैक्सीनेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मेडिकेशन की बात कर रहा हूं जो डिलीवरी के जस्ट बाद दी जाती हैं। तो जस्ट बाद 45 से 60 मिनट के अंदर अंदर, 45 से 60 मिनट के अंदर अंदर आपको क्या करना है, कुछ मेडिकेशन प्रोवाइड करनी है, जिसके अंदर पहली मेडिकेशन विटामिन की और दूसरी मेडिकेशन आई मेडिकेशन होती है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं विटामिन के को, विटामिन के एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो ध्यान रखना है डोज कितनी होती है। 0.5 mg से लेके 1 mg तक डोज रखते हैं। 0.5 mg से लेके 1 mg तक डोज रखते हैं। अगर अपना बेबी प्री टर्म है, बेबी प्री टर्म है तो 0.5 mg रहेगा। और अपना बेबी टर्म है, टर्म बेबी है, तो यहाँ पर डोज रहेगी 0.5 से लेके 1 mg। 0.5 से लेके 1 mg, 0.5 भी दे सकते हैं और 1 mg दे सकते हैं, यहाँ तक रहती है। क्या पर्पज रहता है, पर्पज क्या है विटामिन के को देने का, तो ध्यान रखना है पर्पज क्या है। टू प्रिवेंट द न्यूनेट, टू प्रिवेंट द बेबी, टू प्रिवेंट द बेबी फ्रॉम ब्लीडिंग टेंडेंसी, ब्लीडिंग टेंडेंसी। अपने बेबी को ब्लीडिंग के रिस्क ज्यादा हो सकते हैं, ब्लीडिंग ना हो इसलिए हम देते हैं विटामिन के। विटामिन के दिया जाता है। ध्यान रखना है क्यों देते हैं, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी जो होता है, न्यूबॉर्न बेबी की जो इंटेस्टाइन होती है, कौन सी, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन कैसी होती है, लार्ज इंटेस्टाइन स्टेराइल होती है। कैसी होती है, स्टेराइल। स्टेराइल का मतलब है कि यहाँ पर नॉर्मल फ्लोरा जो है वो एब्सेंट है। नॉर्मल फ्लोरा ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, नॉर्मल फ्लोरा ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन कैसा है, यहाँ पर एब्सेंट होता है। और नॉर्मल फ्लोरा जो होता है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, रेस्पॉन्सिबल फॉर, रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ, प्रोडक्शन ऑफ विटामिन के, विटामिन के। तो जो नॉर्मल फ्लोरा है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, वो न्यूबॉर्न बेबी में एब्सेंट है, जिसकी वजह से विटामिन के का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। और विटामिन के रेस्पॉन्सिबल होती है आपके किसके लिए, रेस्पॉन्सिबल फॉर, रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ, प्रोडक्शन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर नंबर, क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 1, फर्स्ट, सेकंड, सॉरी, जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं वो कौन से विटामिन के आपका प्रोवाइड कराने का काम करता है, बनाने का काम करता है। तो आप रखना है आपका फर्स्ट नहीं होता है इसके अंदर, सेकंड होता है, फर्स्ट नहीं होता है इसके अंदर। कौन से विटामिन के बनाता है, तो याद रखना है आपको क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 7, वो सेकंड, सेवेंथ, नाइन्थ एंड 10th। यानी कि आपका एक दो नंबर का क्लॉटिंग फैक्टर, 7वें नंबर का क्लॉटिंग फैक्टर, 9वें नंबर का क्लॉटिंग फैक्टर और 10वें नंबर का क्लॉटिंग फैक्टर, ये सारे के सारे क्लॉटिंग फैक्टर बनाने का काम करता है विटामिन के। अब विटामिन के एब्सेंट है तो जिसकी वजह से क्लॉटिंग फैक्टर बनेंगे नहीं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग रिस्क जो होते हैं बच्चे के अंदर वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। और इन्हीं ब्लीडिंग रिस्क को कम करने के लिए हम 1 घंटे के अंदर कौन सी ड्रग देते हैं, विटामिन के देते हैं। क्लियर। दूसरी ड्रग देते हैं आई मेडिकेशन। आई मेडिकेशन किस लिए दी जाती है, जो आई इन्फेक्शन है उनसे बचाया जा सके बच्चों को। आई इन्फेक्शन कौन से, ऑप्थेलमिया नियोनेट्रम और क्लैमाइडियल कंजक्टिवाइटिस। गाइस पहले तो आप ध्यान रखिए ऑप्थेलमिया नियोनेट्रम का कॉजेटिव एजेंट क्या होता है। ऑप्थेलमिया नियोनेट्रम का कॉजेटिव एजेंट जो होता है उसका नाम है नाइजीरिया, नाइजीरिया गोनोरिया, नाइजीरिया गोनोरिया।
नाइजीरिया गोनोरिया इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ थैलेमिया न्यूनेट्रम एंड क्लैमाइडियल कंजक्टिवाइटिस का जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो क्या होता है? क्लैमाइडियल ट्रैकोमैटिस। क्लैमाइडियल ट्रैकोमैटिस। ट्रैकोमैटिस। तो दोनों के पॉजिटिव एजेंट आपसे पूछ सकता है, आपसे पॉजिटिव एजेंट दोनों के पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है ऑप्थेल्मिया न्यूरेट्रम का पॉजिटिव एजेंट नाम का बताना है आपको, नाइजीरिया को नहीं, और क्लैमाइडियल कंजक्टिवाइटिस जो बच्चे के अंदर देखने को मिलती है उसका पॉजिटिव एजेंट क्लैमाइडियल ट्रैकोमैटिस होता है। क्लियर? नेक्स्ट आपको याद रखना है कौन सी ड्रग सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। कौन सी ड्रग दे सकते हैं इसमें? एरिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं, टेट्रासाइक्लिन दे सकते हैं और सिल्वर नाइट्रेट दे सकते हैं। मोस्ट कॉमनली जो आई ड्रॉप यूज किया जाता है, एरिथ्रोमाइसिन का आई ड्रॉप यूज किया जाता है। बच्चे के अंदर एक एक ड्रॉप डाला जाता है एरिथ्रोमाइसिन। दूसरा टेट्रासाइक्लिन आई ड्रॉप यूज कर सकते हैं और तीसरा सिल्वर नाइट्रेट आई ड्रॉप यूज करते हैं। ध्यान रखना है सिल्वर नाइट्रेट का इफेक्ट आपको क्लैमाइडियल कंजक्टिवाइटिस में देखने को नहीं मिलता है। ये ओनली और ओनली बचाएगी आपके, किससे बचाएगी? ओनली ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम से बचाने का काम करती है, क्लैमाइडियल कंजक्टिवाइटिस से कोई भी प्रिवेंशन नहीं करती है। क्लियर गाइस? तो ये कुछ ड्रग्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं और आपको याद भी रखनी है, जहां से आपको पॉजिटिव एजेंट से क्वेश्चन पूछ सकता है। मेडिकेशन से क्वेश्चंस आपके बहुत कम देखने को मिलते हैं, मेडिसिन से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। क्वेश्चंस आपके आएंगे पॉजिटिव एजेंट से, और बच्चे के अंदर आई इन्फेक्शन कौन से हो सकते हैं वो आते हैं। क्लियर गाइस? चलिए, तो इसी के साथ में हमारी केयर कंप्लीट हो चुकी है, सारी की सारी जितनी भी केयर हमने पढ़ी थी, जो हम न्यूबॉर्न केयर करते हैं वो सभी कंप्लीट केयर हो चुकी हैं। इसी के साथ में आपका जो न्यूबॉर्न केयर था वो टॉपिक कंप्लीट होता है। आगे की क्लास में हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे, और इसी तरह से आपको डिटेल में पढ़ना है तो जुड़े रहिएगा बूस्टर नर्सिंग कैरियर पॉइंट की क्लासेस के साथ में, और सभी इस क्लास का भरपूर आनंद लीजिएगा। सब एक दूसरे को ये क्लास शेयर करें जिससे इसका बेनिफिट सभी स्टूडेंट्स को मिल सके। मिलता हूं आपको अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए मैं आपके सभी का अभिनंदन करना चाहूंगा कि आप सभी बूस्टर की क्लासेस से जुड़े हुए हैं। थैंक यू गाइस।